हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में, और उससे पहले हमने उसके मंगोल पॉलिसीज़ के बारे में बात किया था और बाकी चीज़ों के बारे में, रिवेन्यू पॉलिसीज़ भी हमने देखा। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा एक एस्टिमेट कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे, एक एस्टिमेट। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज बाय फार द ग्रेटेस्ट अमंग द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट शेर शाह सूरी एंड अकबर। No Muslim ruler of India stands in comparison with him. As a man, he left so much to be desired, albeit he was a born fighter, brilliant general, successful administrator, and far-sighted statesman. Courageous and fearless, ambitious and resourceful, Alauddin transformed the kingdom of Delhi into a mighty Indian empire by his sheer force of character and military skill. The credit for the penetration of Muslim arms and plantation of Islamic faith and culture in the south goes exclusively to him. He protected the Sultanate as well as the people of India against the fury of Mongols. His northwest frontier policy, which has baffled I'm so sorry for that, many a government of the medieval and modern times, proved extremely successful. He struck terrors in the heart of the foreign invaders. Skilled a highly self-willed man with unscrupulous and aggressive temperament, Alauddin stood like a rock in his determination, extremely sensitive and brisk in action. He never allowed the grass to grow under his feet. तो क्या कहा जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है सुल्तान रहे दिल्ली के, और मुस्लिम रूलर्स में अलाउद्दीन के अलावा बस शेर शाह सूरी और अकबर हैं जो अलाउद्दीन के ही से जिनको कंपेयर किया जा सकता है, वरना कोई ऐसा मुस्लिम रूलर नहीं हुआ जिनको अलाउद्दीन से कंपेयर किया जा सकता है। अलाउद्दीन जो है वो एक बॉर्न फाइटर थे, जनरल थे, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेसफुल रहे और आगे की सोचते थे, करेजियस थे, निडर थे, एम्बिशियस थे, रिसोर्सफुल थे। अलाउद्दीन जो है उन्होंने दिल्ली के किंगडम को जो है एक माइटी इंडियन एम्पायर में ट्रांसफॉर्म किया, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी और साउथ पे भी इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। मुस्लिम पेनिट्रेशन जो है अलाउद्दीन की वजह से क्या हो गया कि मुस्लिम पेनिट्रेशन और इस्लामिक फेथ जो है वो साउथ तक फैल पाया। उन्होंने जो है सल्तनत को और उनके और लोगों को जो है वो मंगोल्स से बचाया, जैसा हमने देखा ही पिछले वीडियोज़ में। और फिर उसके बाद जो है बस मंगोल्स से ही नहीं बचाया, उल्टा उन्होंने मंगोल को डरा दिया कि मंगोल जो है उसके बाद उनके बाद काफ़ी समय तक जो है इंडिया पर अटैक मंगोल्स ने किया नहीं। एक सेल्फ विल्ड मैन थे जो अपनी सुनते थे, अपनी करते थे, गुस्सैल थे, अग्रेसिव टेम्परामेंट था इनका। और अलाउद्दीन जो है वो एक रॉक थे इन हिज डिटर्मिनेशन, जो सोच लिया वो करना ही है, बहुत सेंसिटिव अपनी बातों को लेकर के, और ब्रिस्क इन एक्शन, तुरंत एक्शन कर रहे हैं। ब्रिस्क यानी कि क्विक मूवमेंट, है ना, सोच लिया तो तुरंत से उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। मतलब अगर उनको लग रहा है कि कुछ है उनके खिलाफ हो रहा है तो वो उसको बढ़ने ही नहीं देते थे, उसको देन एंड देयर उसको डिस्ट्रॉय कर लिया। दो सेमी लिटरेट एंड possessed of a mere rule or thumb knowledge of things, Alauddin handled the administrative problems with an air of professional competence. His economic reforms involving the fixation of price, control of market and rationing of consumer goods, though not based on very scientific principle, were unique contribution envisaged by him far ahead of the time. तो अलाउद्दीन जो है वो पूरे अच्छे से तो पढ़े लिखे नहीं थे और उनको कोई ख़ास नॉलेज थी नहीं, लेकिन जो है अलाउद्दीन जो है वो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से उन्होंने रूल किया, ऐसा जैसा कोई पढ़ा लिखा रूल करता। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, मार्केट पॉलिसीज़ फिक्स किया, प्राइस राशनिंग किया, है ना, कंज्यूमर गुड्स का। ये सब जो है ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है अलाउद्दीन का, जो उन्होंने अपने समय से बहुत आगे का सोच करके किया। एक एक्सीलेंट जज थे ये ह्यूमन कैरेक्टर के। अलाउद्दीन जो है उनको पता था कि कैसे सही लोगों को अपने करीब आने देना है, कैसे सही लोगों को सेलेक्ट करना है अपने पास आने के लिए। उनको पता था किस इंसान को क्या जॉब देना है। और he established peace and order in his dominance and provided much needed security to his subject. इन्होंने जो है शांति establish किया, security दिया अपने लोगों को। He tamed services, suppressed the bureaucratic evils of indiscipline, corruption and bribery. तो इन्होंने जो है इनके समय में लोग करप्शन करने से डरते थे कि अगर सुल्तान को पता चला तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा।
None but the most honest and efficient officials had the chance of survival under the vigilant eyes of the imperial reporters. और इन्होंने जो है जासूसों को रखा हुआ था, तो जो एकदम ऑनेस्ट थे बस वही बच सकते थे. थोड़ा भी इधर उधर किया, किसी को नहीं पता सुल्तान का जासूस कौन है. Alauddin Khilji secularized politics and in an attempt to strengthen his autocratic rule, crippled the power of nobility and feudal aristocracy, oppressed the high-ups but provided great relief to common men. During his reign, the prices of goods were low, the foodstuffs and other necessities of life were available easily in abundance. Hoarding, black marketing, cheating by the business community, and exploitation of middlemen was heard of no more. The roads were safe to travel. Rule of law prevailed in every nook of the corner of the Sultanate. Alauddin's wealth and military prowess were never equalled by any other ruler of India during the early medieval period. The Sultanate never flourished so as much as in his reign. क्या कहा जा रहा है, अलाउद्दीन जो है उन्होंने सेक्युलर पॉलिटिक्स चलाई है ना. पहले क्या होता था कि बस मुस्लिम्स को हाई पोस्ट दिया जाता था, उसमें भी हाई क्लास मुस्लिम्स को दिया जाता था बलबन के समय में. तो ये सारा चीज़ उन्होंने ख़त्म किया. फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी बंद कर दिया, लैंड ग्रांट देने नहीं लगे, क्योंकि लैंड दे दे करके एम्परर वीक हो जाता था, बाद में फ्यूडल लॉर्ड अपना चलाने लग जाते थे. ये सब उन्होंने ख़त्म किया. और साथ साथ जो है उन्होंने हाई अप्स ख़त्म किया, जो मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही ऊपर के दर्जे पर थे, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, एरिस्टोक्रेसी हैं, उनको उन्होंने ऑपरेस किया, परेशान किया, और उनसे जो करप्शन या जो भी गड़बड़ कर रहे थे वो सब उनका ख़त्म किया. बट कॉमन मैन के लिए एक रिलीफ थे. क्यों? क्योंकि कॉमन मैन को जो है क्या चाहिए, कंज्यूमर गुड्स चाहिए, वो इन्होंने सस्ता करवा दिया था. और क्या चाहिए कॉमन मैन को? कॉमन मैन को होर्डिंग से बचना है, ब्लैक मार्केटिंग से बचना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बंद करवाई. इवन पनिशमेंट भी देते थे, हार्श पनिशमेंट. मिडिल मैन तो एकदम ख़त्म ही हो गए अलाउद्दीन के समय में. फिर हमने थोड़ा थोड़ा इंस्टेंसेस पढ़ा कि ज़मींदारी भी ख़त्म हो गया था, है ना, और ये सारी चीज़ें पढ़ी. तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ, कॉमन मैन को बहुत राहत मिली इनके अंदर. और इन्होंने जो है मिलिट्री पावर इतना ज़्यादा था इनके समय में, और वेल्थ इतना ज़्यादा था कि अर्ली मेडाइवल पीरियड में हम लोग इतना वेल्थ इंडिया में और किसी सुल्तान का या दूसरे रूलर का नहीं सुनते हैं. In certain matter of land reform, military organization and socio-economic policies, Alauddin Khilji anticipated Sher Shah Suri. His administrative setup carried the seeds of progressive and secular state, which, given the peace and stability for 2 or 3 generations more, could have ushered in an era of peace and prosperity and advanced the progress of the country by at least 2 centuries. तो अलाउद्दीन के कुछ स्टेप से ऐसा लगता है कि वो शेर शाह सूरी के जो है ना वो प्रेसीडर थे, वो उनको प्रेसीड कर रहे थे. उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इतने प्रोग्रेसिव और सेक्युलर हैं कि बाद के रूलर्स को आइडिया लगा, अगर उन्होंने जैसा सेटअप करके रखा हुआ था, अगर 2 या 3 जनरेशन तक भी वो मेंटेन कर लिया गया होता तो भारत जो है वो 200 साल आगे होता अपने प्रोग्रेस में. But this was not to be. Alauddin Khilji was not an innovator in the field of administration. He took personal interest in administrative affairs and made the government click. Albeit he was not a genius like Sher Shah Suri and Akbar, who could effect structural changes in the civil administration in order to make it more stable and enduring. He was an autocratic ruler in which all the strings of the state power and policy were concentrated in his own hands. Its successful functioning depended entirely on the physical and mental health of the Sultan. The year 1312 marked the zenith of his power and glory. The Sultan was at helm of affairs, maintained his balance of mind, and held a firm grip over the machinery of the state. क्या कहा जा रहा है, बट जैसा हमने जाना कि इंडिया 200 साल आगे नहीं बढ़ा. अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक इनोवेटर नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में. उन्होंने कुछ नया, वो उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया जैसे कि शेर शाह सूरी या अकबर ने किया. उन्होंने और किसी को ऐसा पावर नहीं दिया कि अगर अलाउद्दीन खिलजी मेंटली या फिजिकली फिट नहीं है तो कोई और उसी चीज़ को मैनेज कर पाए ग्रुप्स में, वैसा कुछ नहीं था. सारा का सारा रूल जो है वो अलाउद्दीन के हाथों में था, और इसीलिए सारा सही फंक्शनिंग किस पर डिपेंड करता था, अलाउद्दीन के अच्छे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर. 1312 जो है वो जेनिथ यानी कि टॉप ऑफ हिज पावर एंड ग्लोरी, उनकी ग्लोरी और पावर का सबसे टॉप पोजीशन जो है उन्होंने अचीव किया 1312 में. सुल्तान जो है वो अफेयर्स को अच्छे से मैनेज करते थे, उनका मेंटल बैलेंस एकदम सही था, ठीक है. लेकिन 1312 के बाद क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ होने लगा.
Let us read. Thereafter, he began to show marked deterioration in his physique and in the sharpness of his intellect. To his great misfortune, he had neglected the education and training of his children, none of whom was competent enough to give him a helping hand in piloting the ship of the state while he was still alive, and shoulder the responsibilities of governing such a mighty empire after his death as his worthy successor. अलाउद्दीन की के बोल दें बुरी लक ही थी कि धीरे धीरे उनका जो है फिजिक डिटोरिएट करने लगा, हेल्थ बिगड़ने लगा और शार्पनेस घटने लगी मेंटल। क्यों? क्योंकि क्या हो गया था, अब वो धीरे धीरे ही वॉज एजिंग, एंड उसके साथ साथ बुरी बात ये थी कि उन्होंने अपने किसी भी बच्चे को जो है एजुकेशन या ट्रेनिंग दी नहीं। इस वजह से क्या हुआ कि कोई भी बच्चा उनका जो है ना हेल्पिंग हैंड या वैसा नहीं बन पाया कि जो अलाउद्दीन के जीते जी उनसे चीज़ें सीखे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर ले ले, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कि उनके डेथ के बाद जो है कोई उनका वर्दी सक्सेसर बन पाए। विद द एडवांसमेंट ऑफ हिज एज he became infirm and ill-tempered. The cunning fox of his youthful days, Alauddin fell a victim to his own unscrupulous and suspicious nature. He did not trust his old, experienced and faithful officers, so much so he mistrusted even the Malik-e-Jahan and his own children. तो अलाउद्दीन जो है धीरे धीरे जैसे वो बूढ़े होते गए तो वो काफ़ी इल टेम्पर्ड, गुस्सैल होते गए, और क्या हो गया, जो उनको मतलब जो एक शातिर दिमाग था उनका, इतना ज़्यादा ही शातिर था कि वो जो है वो अब हर किसी पर उनको जो है शक होने लगा। वो अपने लोगों को भी ट्रस्ट नहीं करते थे, जैसे कि वो अपने पुराने दोस्तों को ट्रस्ट नहीं करते थे, और इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट था उनके अंदर कि वो मलिकाए जहान पर भी शक करने लगे और उनके बच्चों पर भी, जो कि अलाउद्दीन और मलिकाए जहान के बच्चे थे उन पर भी शक हो रहा था उन्हें। He therefore failed to utilize their individual or collective services for the long-range benefit of the state. There was no dearth of talent and goodwill to uphold the honor, dignity, integrity and stability of the state. A galaxy of brilliant administrator, military general and public men were at his beck and call. Nevertheless, the Sultan simply failed to call them to his aid when it was most needed. तो अलाउद्दीन जो है वो क्या हो गया कि वो एकदम फेल कर गए, क्योंकि वो शक ही कर रहे हैं तो वो इनके सर्विसेज को, अपने मलिकाए जहान या अपने बच्चों के सर्विसेज को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, उनके टैलेंट या गुडविल को अपहोल्ड कोई नहीं कर पाया। और फिर क्या हो गया कि बहुत सारे लोग थे जो बहुत टैलेंटेड थे, मिलिट्री जनरल्स थे, पब्लिक मैन थे, जिनको अलाउद्दीन के एक हुक्म पर आ जाते, पर अलाउद्दीन ने उनको बुलाया ही नहीं। Instead, relying too much on his personal whims and plagued by his defective judgment, he paid scant regard to them, ill-treated them, and brushed them aside so that none dared to come forward with a sober advice to the Sultan. इंस्टेड अलाउद्दीन जो है वो क्या करते थे, वो अपने ही जजमेंट पर रिलाई करते थे, और बहुत बार उनका जजमेंट गलत होता था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अलाउद्दीन को जा कर के बता सके कि ये एडवाइस सही हो सकता है ऐसा करके। Nature had, however, preordained that such a faithless and selfish man should ultimately bring about his own fall and the ruin of his family, as well as the empire at the hands of one of his own creatures. It was Malik Kafur who had to play this inglorious role. तो क्या हुआ, नेचर ने पहले से, कुदरत ने प्लान करके रखा था कि अलाउद्दीन जो है वो भी अपने टाइम पर उन्होंने सेल्फिशनेस दिखाया है ना, जलालुद्दीन खलजी को मार के, जिन्होंने उनको पाला बड़ा किया। तो भले ही उनकी मार्केट पॉलिसीज़ अच्छी थी, कॉमन मैन के लिए ये सब रिलीफ था, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने जो है बहुत कुछ गड़बड़ किया हुआ था, और इसलिए जो है अलाउद्दीन का भी फॉल हुआ। और अलाउद्दीन के फॉल में रिस्पॉन्सिबल थे मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन के जो है दोस्त हुआ करते थे, अलाउद्दीन के मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव थे, सर्वेंट थे मलिक कफूर, जिनको गुजरात में उन्होंने जीता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अलाउद्दीन्स पर्सनल अटैचमेंट टू मलिक कफूर एंड हिज इल ट्रीटमेंट टू चीफ क्वीन एंड द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द क्राउन प्रिंस amounted to a performance totally unworthy of great sovereign, for which the Sultan had to pay very heavily. अलाउद्दीन जो है वो मलिक कफूर को इतना प्रेफर करने लगे कि मलिक कफूर के जगह पर जो है वो अपने राजकुमार मतलब क्राउन प्रिंस, अपनी रानी, उनसे ज़्यादा वो मलिक कफूर को प्रेफर कर रहे थे।
He fell seriously ill when Kafur had gone away to Devgiri to suppress the revolt of Singhan Deva. Because of the ill temper of the Sultan, his chief queen, and Khizr Khan, the crown prince, neglected him. Perhaps they did not dare to be in constant attendance upon him. Malik Kafur at Devgiri and Gujarat received the distress call from the Sultan. Alp Khan hastened to the capital while Malik Kafur marked his time and returned after some hesitation. By this time, Sultan had been totally incapacitated from attending to एक्टिव बिजनेस ऑफ द स्टेट. तो क्या हो गया यहाँ पर कि मलिक कफ़ूर जो है, जैसे ही मलिक कफ़ूर के साथ उनकी दोस्ती ज़्यादा थी, अपने बीवी बच्चों से भी ज़्यादा वो उनको प्रेफर कर रहे थे. तो जब मलिक कफ़ूर जो है वो 1312 में, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि क्या हो गया था कि जब राय रायन जो है मर गए थे तो उनके बेटे जो हैं उन्होंने पहले जैसा ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया था. तो मलिक कफ़ूर जो है वो देवगिरी गए थे रिवोल्ट को शांत करने या फिर जो भी डिस्ट्रेस हुआ उसको ख़त्म करने, और गुजरात. तो जब पता चला कि सुल्तान जो है उनकी तबीयत ख़राब है तो अल्प खान जो है वो जल्दी से आ गए दिल्ली. लेकिन मलिक कफ़ूर ने अपने समय लिया अच्छा खासा, और फिर कुछ हेजिटेशन से आया, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि मलिक कफ़ूर सोच रहे थे कि अगर सुल्तान नहीं होगा तो वो, क्योंकि एक हिंदू कन्वर्ट थे तो उनको कोई रहने नहीं देता कोर्ट में, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि वो साउथ में ही रहें. लेकिन सुल्तान के बुलाने पर फिर उनको जाना पड़ा. बाय दिस टाइम सुल्तान हैड बीन टोटली इनकैपेसिटेटेड from attending to active business of the state. He left the reins of the government in the hands of Malik Kafur as the prime minister as well as the deputy sultan. It afforded an opportunity to Malik Kafur to play the role of kingmaker and devise sinister plan to extirpate the royal line. तो मलिक कफ़ूर ने क्या, तो सुल्तान ने क्या किया, अलाउद्दीन ने क्या किया कि उन्होंने एक्टिव बिजनेस छोड़ दिया सारा सुल्तान वाला, और उन्होंने जो है मलिक कफ़ूर को प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ मतलब डेप्यूटी सुल्तान भी बना दिया. ऐसे में मलिक कफ़ूर के हाथ में पूरा डिसीजन आ गया. मलिक कफ़ूर जो है किंग मेकर बन गए यहाँ पर. और फिर यहाँ से मलिक कफ़ूर ने सोचा कि वो कुछ अपने साइड से कुछ खतरनाक प्लान कर सकते हैं. सुल्तान ब्लाइंडली सपोर्टेड हिम इन एवरी impolitic and tyrannical measure. Kafur poisoned the ears of Sultan Alauddin against Malikaya-Jahan. He charged that the chief queen and her accomplices, including Alp Khan, had conspired against the Sultan's life. Much against his will, the ailing Sultan was compelled to issue orders for the imprisonment of his two sons, Khizr Khan and Shadi Khan, in the fort of Gwalior, while their mother Malikaya-Jahan was made captive in the old fort of Delhi. तो क्या हो गया कि मलिक कफ़ूर ने जो है वो कान भरना शुरू कर दिया सुल्तान का, क्योंकि उनको लगा कि अब तो वो उन पर ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है, बीवी बच्चों पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे. तो उन्होंने क्या कहा, अलाउद्दीन को कहा कि अल्प खान और जो मलिकाए जहान है ये लोग सब मिल करके क्या करना चाह रहे हैं, तो आपको मार देना चाह रहे हैं. तो इसमें जो है क्या हो गया कि सुल्तान को, अलाउद्दीन को कुछ खास मन था भी नहीं, लेकिन अलाउद्दीन ने जो है बार बार कहने पर अलाउद्दीन ने जो है सेफ्टी पर्पस के लिए खिज़र खान और शादी खान को जो है ग्वालियर के किले में, और उनकी माँ जो मलिकाए जहान थी उनको जो है दिल्ली के किले में जो है वो नज़रबंद करवा दिया, एज अ कैप्टिव रख लिया, बंद करवा दिया. अल्प खान एंड हिज यंगर ब्रदर निज़ामुद्दीन वेर पुट टू डेथ थ्रू ट्रेचरी ऑफ काफूर. और अल्प खान जो कि एक्चुअली में कंसर्न थे सुल्तान को लेकर के, उनको और अल्प खान के छोटे भाई निज़ामुद्दीन को भी जो है काफूर ने मरवा दिया. These unhappy development disgusted the nobles and spread panic, discontent among the people. इन सारे चीज़ों से लोग जो है वो काफ़ी दुखी हो गए कि मतलब एक्चुअली में ये लोग फेथफुल थे सुल्तान को लेकर के, और इनको जो है क्या हो गया, इनको जो है सुल्तान ने मरवा दिया या जेल में बंद करवा दिया. तो लोग काफ़ी दुखी हो गए और पूरा पैनिक फैल गया. राजपूत्स ऑफ चित्तौड़ turned out the imperial armies from their territories and asserted their independence. राजपूत जो है उन्होंने जो है इंपीरियल आर्मीज को हटा दिया और खुद को कह दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं. अल्प खान के मर्डर से क्या हो गया, एक रिवोल्ट चालू हो गया गुजरात में. रिबेल्स गेव अ क्रशिंग डिफीट टू, और वहाँ पर इंपीरियल आर्मी को वहाँ पर भी रिबेल्स ने जो है हरा दिया. अब हरपाल देव, the son-in-law of the deceased Raja Ramchandra Dev of Devgiri, stirred up the people of South arms against the खलजी imperialism. और हरपाल देव जो कि राजा रामचंद्र देव के जवाई थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वहाँ पर लोगों को साउथ में भड़का दिया और खलजी इंपीरियलिज्म को वहाँ से हटाने का कोशिश किया। अ नंबर ऑफ मुस्लिम गैरिसन्स वेर एक्सपेल्ड बाय द रिबेल्स फ्रॉम डेक्कन, और बहुत सारे मुस्लिम गैरिसन्स को, फोर्सेस को जो है एक्सपेल कर दिया गया डेक्कन से। व्हेन अलाउद्दीन खलजी वॉज apprised of the situation, he went almost mad, fretted and fumed and bit his ओन फ्लैश विथ फरी। अलाउद्दीन खलजी को जब ये सब पता चला, हर जगह रिवोल्ट हो रहा है ऐसा वैसा, वो एकदम पागल हो गए, एकदम पागल, और खुद को मारने लगे, है ना, अपने आप को ही गुस्से में मार रहे हैं। हिज ग्रीफ एंड रेज ओनली टेंडेड टू एग्रावेट हिज इलनेस विच सीम्ड टू रेजिस्ट द पावर ऑफ मेडिसिन। और उनका ये जो दुख था, ये मैडनेस जो था, इस वजह से क्या हो गया, अलाउद्दीन जो है वो और ज़्यादा मतलब बीमार होने लगे, और जो वो मेडिसिन ले रहे थे वो उसको उस मेडिसिन से उनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा था। ही ब्रेथेड हिज लास्ट सम टाइम इन जनवरी 1316। अ डे बिफोर हिज डेथ ही हैड फिजिकली कोलैप्स्ड एंड ले अनकॉन्शियस विथ हिज रेड टंग स्ट्रक अप बिटवीन हिज स्वोलन चीक्स। तो क्या कहा जा रहा है कि मलिक कि ये सुल्तान जो है वो एकदम पागल हो गए, मेडिसिन कुछ असर नहीं कर रही थी, और फाइनली जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खलजी की डेथ हो जाती है। और मरने के एक दिन पहले जो है वो फिज़िकली कोलैप्स हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं और एकदम अनकॉन्शियस रहते हैं, उनका टंग पूरा बाहर निकला हुआ रहता है, और चीक्स, गाल जो होते हैं उनके, वो क्या होते हैं, वो स्वोलन होते हैं, वो फूल गए होते हैं। There is a great likelihood that he had been administered a slow poison by his ungrateful slave मलिक कफूर। और बहुत सारे इतिहासकार, हिस्टोरियंस ये दावा करते हैं कि वो उनको जो है एक मीठा जहर या स्लो पॉइजन कह दो, या जो धीरे धीरे असर करता है, एवरी डे के डोज देने पड़ते हैं। तो मलिक कफूर जो है वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खलजी को जो है, सबको पहले तो उनके सारे सपोर्टर्स को उनसे दूर किया, मलिकाए जहान, उनके बच्चों को, अल्प खान को, और फिर जो है अलाउद्दीन खलजी को जो है मलिक कफूर स्लो पॉइजन दे रहे थे। उसके बाद एंड ऑफ खलजी डायनेस्टी। अब क्या होता है जब अलाउद्दीन खलजी की डेथ हो जाती है? एंड ऑफ खलजी डायनेस्टी। मलिक कफूर इंटेंडेड टू यूजर्प द थ्रोन। ही ब्रश्ड असाइड द क्लेम्स अबाउट half a dozen grown up children of Alauddin and placed Shihabuddin Umar, a 6-year-old son of the deceased sultan, from his Maratha wife, the daughter of Ramchandra Dev of Devgiri, on the throne. He himself became the de facto ruler in his capacity as the regent. As if to add insult to the injury, Kafur married the mother of the infant sultan, though it was universally known that he was an eunuch. तो क्या कहा जा रहा है, मलिक कफूर जो है उनका था कि उनको जो है पावर को ले लेना है, अब उनको सुल्तान बनना था। अलाउद्दीन के बहुत सारे बच्चे थे, मतलब 6 बच्चों को लगभग जो है, 6 बच्चों को मलिक कफूर जो कि एक्चुअली में एजेड थे, जो एक्चुअली में नए सुल्तान बन सकते थे, उन सब में से किसी को नहीं चुना। और शिहाबुद्दीन उमर जो कि 6 साल का बच्चा था अलाउद्दीन का, उनको जो है, जो कि मराठा वाइफ से, रामचंद्र देव की बेटी से जो था बच्चा, उनको जो है मलिक कफूर ने जो है वो बना दिया कि ये नया सुल्तान, और ख़ुद बन गए रीजेंट। इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसको इतना करके भी शांति नहीं मिली, तो इसके बाद कफूर ने जो है वो इन्फेंट सुल्तान, यानी कि रामचंद्र देव के जो रामचंद्र देव की जो बेटी थी, उनसे शादी कर लिया। जबकि सब जानते थे कि मलिक कफूर जो है वो ही वॉज नॉट सेक्शुअली एक्टिव, ही वॉज नॉट मोर ऑफ अ मेल, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू इट। तो काइंड ऑफ मे बी ही बिलोंग, मे बी नॉट, ये ही बिलोंग टू द LGBTQIA++, maybe something. So he began to exercise the imperial powers arrogantly, and with all the excesses of the Sultan Alauddin, of the late Sultan Alauddin. तो क्या हो गया उसके बाद, फिर उन्होंने, जबकि वो इसके काबिल भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो है शादी कर लिया मराठा क्वीन से, सुल्तान की। और फिर उसके बाद जो है वो बच्चा तो क्या ही एक्सरसाइज करता, तो उन्होंने जो है इंपीरियल पावर्स एक्सरसाइज करना शुरू किया, और अलाउद्दीन के इंपीरियल पावर्स वो जो हैं वो एक्सरसाइज करने लगे। खिज्र खान एंड शादी खान वेर ब्लाइंडेड एंड केप्ट इन कन्फाइनमेंट अलॉन्ग विथ देयर मदर एंड एक्स मलिकाए जहान इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर। अब मलिकाए जहान, खिज्र खान और शादी खान, इन दोनों, इनको, खिज्र खान और शादी खान को तो अंधा कर दिया गया, और अपनी माँ के साथ जो है उनको कन्फाइनमेंट में ग्वालियर के किले में रखा गया। मुबारक खान जो कि अलाउद्दीन के एक और बेटे थे, इनको भी जो है सीरी के फोर्ट में
गिरफ्तार करके रखा गया था। काफूर्स विकेडनेस टेम्प्टेड हिम टू रिमूव ऑल द चिल्ड्रन एंड वाइफ ऑफ लेट सुल्तान, ऑल द नोबल्स एंड स्लेव्स who had claims upon throne and to fill their palaces with creatures of his own। तो कफूर ने सोचा कि अब सबको रास्ते से हटा देना चाहिए, सारी वाइफ सारे बच्चों को हटा देते हैं और फिर पूरे के पूरे महलों में जो है अपने लोगों को भरेंगे। कफूर जो है वो काफ़ी कैपेबल और एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने जो है ही एलियनेटेड, तो अलाई नोबल्स को जो है अपने ही टायरेनिकल प्लान से जो है उसने पहले ही हटा दिया था। hired a few pegs, the slave guards of the late sultan, to take out the eyes of मुबारक खान। अब मुबारक खान की वो आंखें निकलवाना चाहते थे तो कुछ लोगों को रखा था, बट the latter won their sympathies by a compassionate appeal from within his prison। मुबारक खान पर जेल में थे और मुबारक खान ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ना गिड़गिड़ाया, बहुत ज़्यादा मतलब ना ये जो जिन लोगों को भेजा था मलिक कफूर ने उन मुबारक खान के आंखों को निकालने के लिए, उनको दया आ गई मुबारक खान पे। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ blinding the prince they pounced upon Malik Kafur in his sleeping apartment at dead of the night and did a short work of him। This incident took place 35 days after the death of अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक कफूर जो है सोया हुआ था और उसने भेजा था कि उसके आँख को निकाल देना मुबारक खिलजी के। तो मुबारक खिलजी को नहीं करके क्या किया ये लोग जो हैं, उल्टा इन्होंने जो है वो मलिक कफूर को ही मार दिया। अलाउद्दीन के मरने के 35 दिनों के बाद मलिक कफूर भी मर गए। इन 35 दिनों में इन्होंने तो पूरी दहशत मचा दी दिल्ली में। Death of Malik Kafur sent a wave of jubilation and relief among the alai nobles and populace of Delhi। Prince Mubarak Khan was liberated and asked to take the charge of the government as regent on the behalf of child Sultan Shiabuddin Umar। Mubarak Khan conducted himself with caution and dignity and won over the confidence of alai noble। Accordingly, after about 2 months of regency, he was installed the Sultan with the title of Qutubuddin Mubarak Shah। At the time, he was 17 or 18-year-old। His coronation was celebrated with great pomp and show amidst the rejoicing of people। Shiabuddin was placed in confinement at Gwalior। तो क्या हो गया कि मलिक कफूर के मरते ही जो है क्या हो गया, अलाई नोबल्स और पॉपुलेशन जो दिल्ली के थे वो जो है उनको रिलीफ मिला कि अच्छा ये गया, क्योंकि ये और ज़्यादा ड्रेडफुल थे ना। फिर मुबारक खान जो है उनको जो है जेल से छोड़ा गया और उनको जो है फिर उन्होंने जो है वो अलाई नोबल्स का सपोर्ट विन किया और सुल्तान शियाबुद्दीन उमर जो कि जिनके रीजेंट थे मलिक कफूर, वो शियाबुद्दीन उमर को जो है मुबारक खान जो है वो क्या करने मुबारक खान जो है वो उनके रीजेंट बन गए। 2 महीने तक जो है उन्होंने जो है अच्छे से सबके साथ रखा बातें, रीजेंसी अच्छे से करा। तो उनको लोगों ने जो है अलाई नोबल्स के सपोर्ट से वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से जो है नए सुल्तान बन गए। और इस समय जो है वो 17-18 साल के थे। उनके कोरोनेशन को लोगों ने सपोर्ट किया पूरा और इन्जॉय किया और सब खुश थे। शियाबुद्दीन जो कि एक्चुअली में वो बच्चे थे 6 साल के, उनको जो है ग्वालियर में बंद कर दिया गया। मुबारक शाह रूल्ड फॉर 4 years। मुबारक शाह ने 4 साल तक रूल किया। द फर्स्ट 2 years ऑफ हिज रेन वेयर क्वाइट इवेंटफुल। पहला 2 साल जो है उनके रेन का उसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए। सीवियर पीनल कोड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज रिलैक्सड एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन स्क्रैप्ड। जागीर सिस्टम रिवाइव्ड। ओल्ड ग्रैंडीज ऑफ द एम्पायर रैलीड राउंड द यंग सुल्तान एंड हेल्प्ड हिम इन द restoration of law and order for a short while। Gujarat was recovered from the hands of the rebel। Harpal Dev was defeated, taken captive and flayed alive। The kingdom of Devgiri was declared annexed to the Sultanate and placed under a Muslim governor। तो यहाँ तक क्या हुआ, पहले 2 साल जो मुबारक शाह के रूल के थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। अलाउद्दीन ने जो स्ट्रिक्ट रूल लगाया था वो ख़त्म किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुबारक शाह को नोबेल्स ने सपोर्ट किया है। तो मुबारक शाह क्या होंगे, वो नोबेल्स के लिए अच्छे स्टेप्स बनाएंगे, क्योंकि वो अलाउद्दीन जैसे ऑटोक्रेटिक स्टेप्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो नोबेल्स के सपोर्ट से बने। इकोनॉमिक रेगुलेशन को ख़त्म करना पड़ा। जागीर सिस्टम वापस से आ गया। क्यों? क्योंकि जागीर सिस्टम तो नोबेल्स को हेल्प कर रहा है, इस वजह से। ओल्ड ग्रैंडीज जो हैं एम्पायर के, उन्होंने जो है यंग सुल्तान को बहुत हेल्प किया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। गुजरात को वापस से लिया गया, रिबेल्स को मार दिया गया, हरपाल देव को हराया गया और उनको जो है मार दिया गया उसके बाद। और फिर
देवगिरी को क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, और सल्तनत में जो है देवगिरी में जो है एक मुस्लिम गवर्नर को बिठा दिया गया. As luck would have it, the things began to turn for the worse soon afterward. Liberal policy adopted initially by Mubarak Shah to win the sympathies of some produced adverse effect on the state administration in the long run. The prices of goods shot up, the business community resorted itself and threw the entire state economy out of gear. The bureaucracy became corrupt and irresponsible. Nobles began to show signs of arrogance and disaffection, ignorant of the intricacies of administration. मुबारक शाह turned out to be incapable and weak ruler. तो मुबारक शाह ने जो अच्छे अच्छे चीज़ें किए थे लोगों को प्लीज़ करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, उसका जो है एडवर्स इफेक्ट दिखा. चीज़ों के दाम बढ़ गए, बिजनेस कम्युनिटी वापस से स्ट्रॉन्ग हो गई, मिडिल मैन आ गए, ब्यूरोक्रेसी वापस से करप्शन करने लगी, नोबेल्स जो है वो घमंडी बन गए और डिसअफेक्टेड हो गए, है ना. और इग्नोरेंट जो है मुबारक शाह को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो मुबारक शाह का धीरे धीरे पोजीशन जो है वो इनकेपेबल और वीक हो गया. Men of low taste and loose moral clustered around him and his favorites and exploited his royal position and purse for fulfillment of their base desires. They gradually dragged the young sultan into an ease-living life of sensual pleasure and debauchery. तो क्या हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों को रखा था जो कि उनका काम करते थे, जो उनके एम में उनके साथ थे. लेकिन मुबारक शाह के साथ क्या केस हो गया ना कि इनके इर्द गिर्द जो है वो लो कैरेक्टर के लोग, है ना, जिनका कुछ खास प्रेफरेंस ना हो, वो लोग रहने लगे और जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुल्तान को यूज़ करने लगे. धीरे धीरे जो है सुल्तान जो है उनको जो है ईज़ लविंग लाइफ पसंद आ गई, सेंशुअल प्लेजर्स में वो जो है ज़्यादा घुस गए. Some of them received promotions to high rank. They mismanaged the affairs and instead of adding to the strength of the sultan, earned the displeasure of old nobles. तो इसमें से कुछ जो है उनको प्रमोशन मिल गया हाई रैंक में और वो अफेयर को और गड़बड़ करने लगे. सुल्तान को की शक्ति बढ़ाएंगे क्या और घटा दिया. सुल्तान showered special favors on the slave boys. Khusro Khan, a Hindu convert with whom he had developed compromising personal relations, he was raised to the status of वज़ीर, Malik Nayab as well as the commander in chief. और फिर क्या हो गया कि सुल्तान जो है ये जो है इन्होंने जो है स्पेशल फेवर्स देना स्टार्ट कर दिया अपने स्लेव बॉयज़ को. खुसरो खान जो कि एक हिंदू कन्वर्ट थे टू इस्लाम, इनके साथ जो है सुल्तान के जो है वो संबंध हुआ करते थे, तो पर्सनल रिलेशंस हुआ करते थे. काइंड ऑफ देर आर थिंग्स फेमस अबाउट लाइक मलिक कफूर एंड अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो कि उनके बीच में भी रिलेशंस जो हैं वेयर पर्सनल कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनल रिलेशंस थे. एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ बाइसेक्शुअल सुल्तान. तो वी डोंट नो, वी हैव नॉट रेड इन दिस बुक बट आई हैव रेड ऑन इन अदर सोर्सेस. सो दैट इज़ द थिंग. और मलिक कफूर जो है वो LGBTQIA ग्रुप को बिलोंग करते थे. सो यहाँ पर क्या हो गया कि ओके, तो खुसरो खान जो कि जिनके साथ सुल्तान के संबंध थे मुबारक शाह के, उसको जो है उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उसको वज़ीर बना दिया, मलिक नायब बना दिया, कमांडर इन चीफ बना दिया, जो भी मिल रहा था सब बना दिया. सुल्तान ने सारा का सारा काम किसको सौंप दिया, खुसरो खान को सौंप दिया. गेव हिमसेल्फ अप इंटायरली टू वाइन, रिवेलरी एंड लस्ट. और ख़ुद को जो है वो सेंशुअल प्लेजर में, वाइन में, दारू में, इन सब में इन्वॉल्व कर लिया. खुसरो खान ने जो है खुद भी जो है कोशिश किया कि सुल्तान को उधर ही पुश कर दे ताकि ये जो है सारा पावर इनके हाथ में रहे. मुबारक शाह overthrew all decency and royal dignity to the winds and sometime appeared in the court in the state of drunkenness accompanied by dancing girls, vulgar slave boys who misbehaved with the courtiers and put everyone to shame. I'm so sorry. So तो मुबारक शाह ने जो है वो सारी डिसेंसी, सारी सभ्यता जो है वो भूल गए और सारी सभ्यता जो है हवा में गई उनकी. और वो जो है कभी कभी ही कोर्ट में आते थे और कोर्ट में जब आते भी थे तो बहुत ही ख़राब हालत में होते थे, पिए रहते थे, मतलब इंटॉक्सिकेंट पिए रहते थे ये. और फिर डांसिंग गर्ल्स के साथ आते थे, वल्गर स्लेव वॉइस के साथ आते थे, जो कि बाकी कोर्टियर्स के साथ भी मिसबिहेव करते थे.
क्या होता था, बहुत ही गलत कोर्ट का माहौल कोर्ट जैसा नहीं रह गया था. इट शॉक्ड द वेल विशर्स ऑफ द थ्रोन एंड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द नोबिलिटी. अ कपल ऑफ revolts by the disaffected nobles were suppressed, albeit the discovery of a conspiracy to kill the Sultan swung him into violent action against his own people. The conspirators of the associates and the children were put to death. Khizr Khan, Shadi Khan, Shiabuddin Umar, and other princes of the royal blood were murdered in cold blood. Mubarak Shah did not spare even his own father-in-law Zafar Khan, who was liquidated on a mere suspicion. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या केसेस हैं, लेट अस सी. तो क्या होता है कि आप यहाँ पर ज़फ़र खान से कंफ्यूज मत करना. वो जो ज़फ़र खान थे जो कि मंगोल्स के साथ लड़ते हुए मर गए थे, वो ज़फ़र खान नहीं है. ये टाइटल दिया जाता था या फिर नेम सेम है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वेल विशर्स काफ़ी शॉक्ड थे कि ये क्या कोर्ट का हालत बना करके रख दिया है, कोर्ट तो लग ही नहीं रहा है ना. कपल ऑफ बहुत सारे 2-4 रिवोल्ट को तो सप्रेस किया, लेकिन फिर जो है लोग बहुत ही गुस्सा थे सुल्तान से कि ये क्या चल रहा है, सुल्तान जैसा कुछ काम ही नहीं कर रही है. तो उन्होंने जो है वो एक्शन लेने पर उतर आए सुल्तान के अगेंस्ट. सुल्तान को भी इस बात की हवा लग गई और उन्होंने जो है खिज्र खान, शादी खान, शियाबुद्दीन उमर और सारे प्रिंसेस को मार दिया. मुबारक शाह ने जो है अपने ससुर यानी कि फादर इन लॉ जफ़र खान को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया, और वो भी बस शक के बुनियाद पे. बाय हिज फूल हार्डी एंड as an atrocious conduct, the Sultan deprived himself of his own well-wishers, lost goodwill and confidence of the nobility, and placed himself entirely at the mercy of his creature, the Malik Nayab Khusro Khan. आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जो है अलाउद्दीन ने अपने साथ किया था, है ना, कि उन्होंने भी अपने सारे लोगों को जो है खुद से हटा दिया, मरवा दिया और अपने आप को जो है वो मर्सी पर रख दिया था मलिक कफूर के. एग्जैक्टली वही काम जो है वो मुबारक शाह ने भी किया कि सारे अपने लोगों को हटा दिया और ख़ुद को जो है खुसरो खान के मर्सी पर रख दिया. लैटर ट्रेचरसली पुट हिज मास्टर टू डेथ. जैसे मलिक कफूर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउद्दीन खलजीज डेथ, वैसे ही खुसरो खान जो है उन्होंने मुबारक शाह को मार दिया. एंड इससे जो है मुबारक शाह के मरने से पहले मुबारक शाह ने अपने सारे भाई को मार दिया था. तो क्या हो गया, अलाउद्दीन खलजी के इम्पीरियल लाइन का जो है खात्मा हो गया. ही असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ नसीरुद्दीन खुसरो शाह. और खुसरो खान जो हैं, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर थे, ये अब क्या बन गए, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से जो है ये थ्रोन पर आए. खुसरो शाह, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज क्लेम टू द थ्रोन, put all the surviving male members of Alauddin's family to death. Let a loose reign of terror to overawe the nobility into submission, but met with a rebuff from the provincial governors. तो क्या हो गया, खुसरो शाह जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सारे क्लेम जो है अपने इस क्लेम को स्ट्रेंथन करने में अलाउद्दीन के फैमिली के सारे मेल मेंबर्स को मार दिया. और फिर इन्होंने शुरू किया लूज रेन ऑफ टेरर. रेन ऑफ टेरर क्या है कि लोगों को डरा धमका के रखना है, कोई कुछ गड़बड़ बोल रहा है उसको मार देना है, सरकलम करवा दिया. लेकिन लूज रेन ऑफ टेरर बोल रहा है, मतलब इन्होंने कोशिश किया कि ऐसा हो और लोग जो है सबमिट कर जाएं, क्योंकि ऐसा ही कुछ अलाउद्दीन खलजी के केस में हुआ. बट यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं. जब इन्होंने रेन ऑफ टेरर चलाया तो प्रोविंशियल गवर्नर्स एक हो गए और गाजी मलिक जो कि दीपालपुर के गवर्नर थे, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, इन्होंने जो है रेफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको सुल्तान नहीं मानते हैं, और डिसअफेक्टेड नोबल्स के साथ मिल करके जो है लीडरशिप करके जो है दिल्ली गए, मार्च किया, और फिर जो भी अलाई फैमिली के साथ जो भी गलत किया था खुसरो शाह ने, वो क्या कर दिया, उनको जो है उनके अगेंस्ट पूरा रिवोल्ट किया और खुसरो शाह जो है उनको मार दिया गया फाइनली 6 सितंबर 1320 में. तो एक्चुअली Khusro Shah was killed, and after what happened, his reign lasted 4 months and a half. खुसरो शाह का समय कितने समय तक चला रूल, तो 4.5 महीने चला. Thus within 5 years of Alauddin's death, all his descendants, kinsmen and their associates were wiped out from the face of the earth. तो अलाउद्दीन के मरने के 5 साल बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि उनके सारे रिलेटिव्स, एसोसिएट्स जो हैं वो मर चुके थे, है ना, दूर दूर तक सब मर गया था.
मर गए थे। और फिर उनके बाद फिर क्या होता है, देन गाजी मलिक जो कि लीडर थे प्रोविंशियल गवर्नर्स के, जो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे खुसरो शाह से, तो गाजी मलिक जो हैं वो एक नया डायनेस्टी स्टैब्लिश करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द तुगलक डायनेस्टी, with which we will be dealing in the very next chapter. Thank you so much for watching. Thank you. If you do have any questions, you can post it in the comment section. Thank you.